हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आप सभी का सेरेडा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बेहतरीन टॉपिक। इस टॉपिक में हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए सभी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह इतिहास का हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। परिचय के इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता पर सर्वप्रथम किसने पता लगाया और इस पर सर्वप्रथम प्रकाश कब पड़ा। सेकंड हमारा होगा इसका कालक्रम, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा, यह कब से कब तक अस्तित्व में आई और इसका काल कैसे निर्धारित किया गया। थर्ड हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम। उपनाम यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है, हम किस किस नाम से इसे पुकारते हैं, ये सब, और इनके नाम उनके किस प्रकार रखे गए, ये सब इसमें चर्चा करेंगे। 4 नंबर पर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये सभी चर्चा हम इसमें करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में। 5वां नंबर होगा प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल और साक्ष्य, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों की खोज हुई, किसने की, और वहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए और उन साक्ष्यों से हम क्या क्या अनुमान लगाते हैं, ये सभी चर्चा हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और साक्ष्य में करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सर्वप्रथम पढ़ेंगे परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। परिचय परिचय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कौन सी डेट होगी, फर्स्ट डेट होगी सन है 1826। सर्वप्रथम सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में कब पता चला, 1826। 1826 में कौन थे, चार्ल्स मेनन। चार्ल्स मेनन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला। कैसे पता चला कि भारत में भी कोई सभ्यता है, कब, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन द्वारा। कब डाला गया, चार्ल्स मेनन द्वारा 1826 ईस्वी में। सेकंड सन है 1856। 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में किसके द्वारा, 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ लिखिए, लाहौर से कराची जो पाकिस्तान में स्थित है, दोनों प्रांत। कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन में हुआ था। और किसने किया था, तो कौन थे वो, बर्टन बंधु। 2 अंग्रेज अधिकारी थे, बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया, जो अनजाने में किया गया था। इन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ सभ्यता है। तो चलिए अगली सन होगी हमारी
अगली सन होगी, लिखिए 1861। 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में क्या हुआ था? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। इन दो घटनाओं के बाद अनुमान लगाया गया कि कोई सभ्यता है, तो उन सभ्यताओं की खोज के लिए किसकी स्थापना हुई? भारतीय पुरातात्विक विभाग। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। यह भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की? किसका सुझाव था कि भारत में भी एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम सभ्यताओं की खोज कर सके? तो कौन थे वो? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इसका प्रमुख यानी कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें बोलते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक। क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक। कि इनके सुझाव पर ही भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई, इसीलिए इसे भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, सेकंड हमारी हेडिंग कौन सी थी? कालक्रम। कालक्रम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसके द्वारा निर्धारित हुआ? कौन सी पद्धति द्वारा? हमें कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी? इसका अस्तित्व किस काल में रहा? ये सब हम अभी पढ़ेंगे। किसमें? कालक्रम में। तो पद्धति सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कौन सी पद्धति थी। तो थी सी कार्बन पद्धति। कौन सी पद्धति थी? सी कार्बन पद्धति। इसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित किया गया। क्या है सी कार्बन पद्धति? क्या है? तो ये है कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्बन की मात्रा। मानव के शरीर में हड्डियों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जो कार्बन जो है कि हमारी मृत्यु के बाद घटना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? घटना प्रारंभ हो जाता है। और इसके ही द्वारा वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह वस्तु, ये हड्डियां कितनी पुरानी है। तो इसीलिए इसका काल निर्धारित हुआ किस पद्धति द्वारा? सी कार्बन पद्धति द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि सी कार्बन पद्धति द्वारा क्या सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा। तो लिखिए क्या रहा? 2350 से 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। आगे लिख लेते हैं क्या? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये ध्यान रखिए, ईस्वी पूर्व आएगा यहाँ, ईस्वी नहीं। ईसा के जन्म से पूर्व यानी ईस्वी पूर्व आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक कौन सा था? अगला उपनाम।
उपनाम के अंदर पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या थे और उनके ये नाम है जो क्यों पड़े और किसने रखे, ये सभी चर्चा हम करेंगे उपनाम में। तो चलिए प्रथम लिखिए, प्रथम नाम होगा क्या, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या होगा, सेकंड लिखिए मातृस्थात्मक सभ्यता। मातृस्थात्मक सभ्यता। मातृस्थात्मक सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो अवशेष मिले हैं उनसे ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृस्थात्मक समाज था। और किस आधार पर ये हम मानते हैं कि मातृस्थात्मक समाज था, तो यहाँ से सर्वाधिक देवियों की मूर्तियां मिली हैं। क्या, देवियों की मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां मिली हैं। इससे मूर्तियों से अनुमान लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृस्थात्मक समाज था, इसीलिए इसे मातृस्थात्मक सभ्यता भी बोला जाता है। अगला नाम है, अगला कौन सा नाम है, थर्ड, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक कांस्य के पात्र मिले हैं। कांस्य के पात्र किस धातु के, कांस्य धातु के, कि यहाँ के जो व्यक्ति थे कांस्य धातु के पात्र, कांस्य धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते थे, तो यहाँ से सर्वाधिक जो पात्र मिले हैं वो कांस्य धातु के हैं, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा नाम कौन सा होगा, लिखिए फोर्थ होगा हड़प्पा सभ्यता। कौन सा होगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सर्वप्रथम स्थल खोजा गया, खोजा गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा हमारा पांचवा नाम क्या है, पांचवा क्या होगा, पांचवा हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, सर्वप्रथम जो स्थल मिले हमें, जिनकी खोज हुई सर्वप्रथम, वो सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में, सिंधु नदी की घाटी में स्थित थे। सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे वो स्थल, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, तो किसने दिया, अभी हमने एक नाम पढ़ा था, भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जॉन मार्शल को, तो उन्होंने ही इसे यह नाम दिया, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल द्वारा इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला नाम हमारा कौन सा होगा, अगला नाम हमारा कौन सा होगा, 6 नंबर, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता।
सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं हम? सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाद में सिंधु घाटी के अलावा इसके जो स्थल खोजे गए वो सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में थे, जो अभी लुप्त हो चुकी है वर्तमान में। लेकिन पहले इसका जो बहाव क्षेत्र था वहां भी स्थलों की खोज हुई। तो यह संपूर्ण सभ्यता है वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में बसी हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी हेडिंग कौन सी होगी? विस्तार। कौन सी होगी? विस्तार। विस्तार के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, इसका क्षेत्रफल आदि हम इसकी चर्चा हम करेंगे विस्तार में। तो चलिए पहले मैप बना लेते हैं। इसके जो स्थल हैं वो उत्तर से दक्षिण कौन से स्थल है और कहाँ स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना रहा, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसका उत्तरी स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। कौन सा है? मांडा। उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। और यह कहाँ स्थित है? कहाँ? कश्मीर। कश्मीर में स्थित है मांडा। और फिर इसका दक्षिणी कौन सा होगा? दक्षिणी स्थल हम पढ़ते हैं देमाबाद। देमाबाद जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। तो उत्तर से दक्षिण उत्तरी स्थल होगा इसका मांडा जो कश्मीर में स्थित है, और दक्षिणी होगा देमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो उत्तर से दक्षिण इन दो स्थानों के बीच यह सभ्यता फैली हुई थी। चलिए अगला देखते हैं इसका पश्चिमी स्थल। पश्चिमी स्थल इसका कौन सा था? पश्चिमी स्थल इसका होगा सूत्का गेंडोर। कौन सा होगा? सूत्का गेंडोर। सूत्का गेंडोर जो कहाँ स्थित है? यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। यह होगा इसका पश्चिमी स्थल। इसका पूर्वी स्थल कौन सा होगा? देखते हैं हम। इसका पूर्वी स्थल कौन सा होगा? इसका पूर्वी स्थल होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है इसका पूर्वी स्थल। पूर्वी स्थल तो पूर्व से पश्चिम यह किन स्थानों के बीच फैली हुई थी? आलमगीरपुर से सूत्का गेंडोर के बीच। तो इसका पूछते हैं फिर क्षेत्रफल कि इसका क्षेत्रफल कितना था। तो चलिए क्षेत्रफल देखते हैं। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल था यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी? कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी? तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। एक पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। तो लिखते हैं आकार। आकार आकार क्या था? त्रिभुजा। त्रिभुजा त्रिभुजाकार। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर आगे पूछते हैं कि
जो क्षेत्र है ये इनके पड़ते हैं नदियां। नदियां ये इनकी नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखते हैं इनकी नदियां, ये कौन सी नदियों के किनारे स्थित थे, कौन सी नदियों के किनारे स्थित थे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पश्चिम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा था, उत्तरी स्थल कौन सा पढ़ा हमने, उत्तरी स्थल कौन सा पढ़ा, मांडा, जो कहां स्थित था, कश्मीर। तो लिखिए मांडा, मांडा कहां स्थित था, कश्मीर, कश्मीर में स्थित था। तो इसका पूछा जाता है मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित था। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित था, तो लिखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी, यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला अगला पूछते हैं दक्षिणी स्थल। दक्षिणी स्थल हमने कौन सा पढ़ा था, देमाबाद, कौन सा, देमाबाद, देमाबाद जो कहां स्थित है, महाराष्ट्र, कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका भी पूछा जाता है कि देमाबाद है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, देमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी हो जाएगी इसकी, परवरा नदी, कौन सी हो जाएगी, परवरा नदी। परवरा नदी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट पूछा जाता है पूर्वी स्थल। पूर्वी स्थल हमने कौन सा पढ़ा था, आलमगीरपुर, कौन सा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कहां स्थित है, जो कहां स्थित है, यूपी, यूपी, जो कहां स्थित है, यूपी। तो इसका भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी यह कौन सी नदी के किनारे स्थित था, हिंडन नदी, कौन सी, हिंडन नदी, हिंडन नदी, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। अगला पूछा जाता है पश्चिमी स्थल। पश्चिमी स्थल हमारा कौन सा था, सुतका गेंडोर, कौन सा था, लिखिए सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कहां स्थित है, यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो पाकिस्तान का प्रांत है। तो यह कौन सी नदी के किनारे है, यह कौन सी, सुतका गेंडोर कौन सी नदी के किनारे स्थित था, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, यह भी पूछा जाता है। तो यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, तो कौन सी नदी हो जाएगी, दाशम नदी, दाशम नदी, दाशम नदी, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे। एक पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई कितनी थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया और यह कितनी लंबाई और चौड़ाई में बसी हुई थी, यह भी देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, चलिए एक डायग्राम और बना लेते हैं। वैसे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी थी, तो 1400 किलोमीटर,
1400 किलोमीटर कितनी इसकी लंबाई थी। ठीक है, और फिर देखते हैं पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तो इसकी होगी 1600 किमी, 1600 किमी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी, इसकी चौड़ाई ज्यादा है 1600 किमी और उत्तर से दक्षिण कम है 1400 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे, अगली हमारी हेडिंग डालिए कौन सी, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल और साक्ष्य। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन और उनकी खोज कब हुई, किसने की, और वहां से क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, उनसे क्या क्या अनुमान लगाया जाता है, ये सभी हम पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल और साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रमुख स्थल कौन कौन से और उनसे क्या अवशेष मिले, ये सभी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी हमने, यहां से शुरू किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। क्या पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। तो परिचय के अंदर हमने पहली सन क्या पढ़ी थी, 1826। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। कब, 1826 ईस्वी, किसके द्वारा, चार्ल्स मेनन द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश डाला गया। सेकंड हमारी सन है 1856। 1856 में क्या हुआ, 1856 में लाहौर से कराची, लाहौर से कराची क्या, लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन, और किनके द्वारा, बर्टन बंधुओं द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें हैं, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का प्रयोग हुआ था, जो अनजाने में किया गया था। आगे पढ़ा हमने, अगली सन है हमारी 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी, 1861 ईस्वी में क्या हुआ कि जब दो ये घटना हुई, उसके बाद भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई कि भारत में सभ्यताओं का पता लगाया जाए, उनकी खोज हो, इसलिए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। क्या भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया, जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1921 में किसे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता तथा 1922 को राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज करने के लिए नियुक्त किया था। किसने किया था, जॉन मार्शल ने। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे पढ़ते हैं, कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था, यह कब से कब तक अस्तित्व में थी, यह कितनी प्राचीन है और किस पद्धति द्वारा इसका पता लगाया गया, इसका काल निर्धारित हुआ किस पद्धति द्वारा, सी कार्बन पद्धति द्वारा। तो इसका कालक्रम क्या था, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम, तो सर्वप्रथम कौन सा नाम पढ़ा हमने, नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, यह ग्रामीण ना होकर नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला नाम हमने पढ़ा मातृस्थात्मक सभ्यता। मातृस्थात्मक सभ्यता क्यों बोला जाता है, यह भी हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई, इसीलिए इसे मातृस्थात्मक सभ्यता बोला जाता है। अगला हमने पढ़ा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो सर्वाधिक किस धातु के, कांस्य धातु के
पात्र उपयोग करते, तो यहाँ से कांस्य धातु के पात्र हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जो स्थल हमने खोजा था वह था हड़प्पा। वह था हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। सर्वप्रथम हमने हड़प्पा स्थल खोजा गया। कब खोजा गया? 1921 दयाराम साहनी द्वारा। और हड़प्पा यह भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम सभी बोलते हैं। यह नाम किसने दिया और क्यों पढ़ा? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो स्थल सर्वप्रथम खोजे गए वो सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र, सिंधु नदी की घाटी में स्थित है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। अगला नाम है हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों बोला गया सिंधु सरस्वती सभ्यता? क्योंकि यह संपूर्ण सभ्यता है। यह सिंधु और सरस्वती दो नदियों के बहाव क्षेत्र में बसी हुई थी, तो इनके जो स्थल हैं वो इन नदियों के बहाव क्षेत्र में मिले, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है। आगे हमने पढ़ा विस्तार। विस्तार विस्तार के अंदर सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि इसका उत्तर से दक्षिण कौन सी स्थलों के बीच है और पूर्व से पश्चिम कौन से, तो इसका उत्तरी स्थल कौन सा होगा? मांडा। उत्तरी स्थल कौन सा होगा? मांडा, जो कहाँ स्थित है? कश्मीर। इसका दक्षिणी स्थल होगा देमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह परवरा नदी के तट पर स्थित है। पूर्वी स्थल होगा हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी स्थल होगा सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है, जो बलूचिस्तान में है। फिर हमने पढ़ा इसका आकार। सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई है। त्रिभुजाकार में फैली हुई है। अगला हमारा है क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। आगे हमने पढ़ा कि सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ स्थित है? कौन सी नदियों के तट पर स्थित है? तो उत्तरी स्थल होगा हमारा मांडा, जो कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला होगा हमारा देमाबाद। देमाबाद है महाराष्ट्र में और परवरा नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी स्थल होगा हमारा, कौन सा पढ़ा था हमने? सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है और कौन सी नदी? दाशम नदी के किनारे स्थित है। अगला हमने पढ़ा था हमारा पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो यूपी में स्थित है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आगे हमने पढ़ा, आगे है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण होगी 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हमने पढ़ी 1600 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। आगे हमारी हेडिंग है प्रमुख स्थल और साक्ष्य। प्रमुख स्थल और साक्ष्य ये हम पढ़ेंगे कल। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इस टॉपिक के साथ एक बेहतरीन क्लास लेकर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।